मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। हमने एक बात कही, सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार। तो साहब, एक पुरानी कहावत है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी फिर करेगो का। मतलब ये एक तरह का समझ लीजिए गाइडलाइन है कि भाई जो कल का काम है उसको आज ही कर लो। बहुत से लोगों ने इसको उल्टा बना दिया है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, ऐसी भी जल्दी क्या है जब जीना ही है बरसों। ये उसका रिवर्स है। यानी कि अगर अंग्रेजी में कहें तो चिल, आज क्या जल्दी क्या है, लेट अस चिल। नहीं साहब, हमने भी जो आपको बताएं कि अपनी जिंदगी में बहुत बार बहुत तरह के इन सब फलसफों को सुना, समझा और फॉलो करने की कोशिश की। कभी कोशिश की कि भैया कल का काम आज कर दो, कभी कोशिश की कि आज का काम कल पर टाल दो। तो साहब, जिंदगी के हर फेज में या तो कभी प्रोक्रेस्टिनेशन ऊपर रहा या कभी हड़बड़ी, कभी भी सामान्य जीवन होने का अवसर नहीं आ पाया। मुझको ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी पत्नी का कहना यह है कि मुझ में धैर्य की कमी है। तो इसका मतलब तो हड़बड़ी हो गया ना। मगर मुझको अपने अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन की बहुतायत लगती है, यानी कि मुझे टालना बेहद पसंद है। और आपको ये जिक्र क्यों आया आज, क्योंकि मुझको ये तय था कि आज का कार्यक्रम जो है वो एक हफ्ते पहले ही रिकॉर्ड कर दूं। मगर मैंने सोचा कि अरे अभी जल्दी क्या है, और वो जल्दी क्या है सोचते सोचते शनिवार आ गया। शनिवार को सोचा चलो रविवार तो पूरा दिन खाली बैठना है तो ये कर देंगे। साहब, रविवार भी तकरीबन जाने पर आ चुका है। इस समय 7:05 हो रहे हैं। तो अब समझ में आया कि भैया अभी नहीं करोगे तो फिर कभी करोगे। तो साहब, हमने सोचा कि आपसे बातें करने के लिए वक्त तो निकालना ही पड़ेगा। तो साहब, हमने भी वक्त निकाल दिया। अब सवाल ये उठा कि जब इतने दिनों तक कुछ नहीं किया, कुछ सोचा ही नहीं कि किस विषय में बात करनी है, तो लगा कि आज बिना विषय के आपके साथ बात करनी होगी। मगर नहीं नहीं नहीं, ऐसा होता नहीं। देखिए, मेरे अंदर तो वो क्षमता है नहीं कि मैं बेवजह बात में से बात निकालता जाऊं। वो वजह तो हमारी बसंती के पास थी। समझे ना, बसंती कौन? वही जिसकी घोड़ी थी धन्नो और जिसकी सवारियां जय और वीरू थे। समझ आया ना शोले की बात? तो साहब, वो तो बसंती कर सकती थी, हम नहीं कर सकते। हम तो आपको बताना चाहते हैं कि पिछले हफ्ते हमने एक यात्रा की। अब आपको उस यात्रा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताना चाहेंगे और उस यात्रा में कैसे कैसे लोगों से मुलाकात हुई वो भी आपके साथ साझा करना चाहूंगा। जिंदगी में कैसे कैसे लोग और कहां मिल जाते हैं। मतलब कभी कभी आपकी रीडिंग, मैं समझता हूं अपने आप को कि मुझको, मैं पीपल वॉचिंग में बड़ा माहिर हूं। तो साहब, अब आप समझ सकते हैं किन पीपल को मैं वॉच करता हूंगा
तो पीपल वॉचिंग में माहिर होने का मतलब क्या है, मैं अपने लिए आपको बता दूं कि मुझको लगता है कि मैं लोगों के बारे में जो अंदाजा लगाता हूं ना, वो काफी सही लगा लेता हूं। मगर सच बात यह है कि ऐसा है नहीं, जो कि इस यात्रा के दौरान साबित हुआ। अब चलिए साहब यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो साहब हमने यात्रा की हैदराबाद से पांडिचेरी की। तो पहली बात तो आपको यह बताएं कि जब हमने पांडिचेरी जाने के लिए ट्रेन खोजने की कोशिश की तो पता चला कि यह 18 घंटे का सफर है। तो साहब 18 घंटे का रेल का सफर करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, और फिर ये पाया गया कि इससे तो अगर हम हवाई जहाज से यात्रा करेंगे तो ज्यादा सुविधाजनक रहेगा। अब आप पूछेंगे कि साहब भाड़े का किराया, भाड़े का अंतर। हाँ साहब, भाड़े का अंतर तो था, परंतु वो यात्रा का डर, जो 18 घंटे की यात्रा का डर था, वो थोड़ा ज्यादा था। तो साहब खैर हवाई यात्रा की शुरुआत। अब आपको बताएं कि हवाई यात्रा में पहले कदम, यानी कि जो जिसे कहते हैं ना फर्स्ट माइल, वो है घर से एयरपोर्ट तक पहुंचना। हैदराबाद में आपका घर चाहे जहां भी हो, वहां से एयरपोर्ट पहुंचने में आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि एयरपोर्ट शहर के बाहर है। रफली हमारे घर से तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर है, और जो लोग और दूर रहते हैं उनसे शायद और अधिक दूर होगा। तो साहब हमने एयरपोर्ट जाने के लिए अपने हिसाब से बहुत चतुराई करके टैक्सी वैक्सी बुक कर दी 2 दिन पहले से। मगर हस्बे मामूल, जैसा कि टैक्सियों की आदत है, अब जिस दिन टैक्सी को आना था उस दिन पता चला कि साहब वो टैक्सी वाला कोई आने को तैयार नहीं है। तो जो एग्रीगेटर महोदय थे उन्होंने फोन कर दिया कि नहीं साहब, हम तो न कर पाएंगे, आप देख लीजिए। नतीजा क्या हुआ साहब कि हमको एक ऐप वाली टैक्सी तो मिली, मगर लगभग 3 गुने दाम पर। खैर एयरपोर्ट पहुंच गए। हवाई जहाज में यात्रा करने के लिए आपको 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना होता है। तो ये 2 घंटे का समय मुझे लगता है कि हवाई जहाज कंपनियां जो है ना, वो आपको इसलिए देती हैं कि आपको पीपल वॉचिंग के लिए समय मिल जाए। और साहब वही हुआ, हम भी वहां पहुंच गए और हम लगे साहब लोगों के बारे में सोचने की ये कौन होंगे, कहां जा रहे होंगे, इनके क्या संबंध होंगे, इनके क्या विचार होंगे। ऐसे ऐसे करके समय बिताने के लिए बहुत अच्छा तरीका है ये। मगर जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम और हमारी पत्नी साथ में थे। तो साहब चल दिए, बातचीत होती रही। कुछ देर बाद पत्नी एज यूजुअल कॉफी लेकर के भी आ गई, कॉफी भी पी। हम लोग काफी तैयारियां करके गए थे, यानी कि हम लोग अपने साथ खाली ग्लास वगैरह लेकर गए थे, क्योंकि एयरपोर्ट में जितनी कॉफी मिलती है हम लोग पूरी नहीं पी पाते। तो हम लोग ग्लास ले गए थे कि भाई इसमें आधी आधी कर लेंगे, क्योंकि कॉफी दुकान वाला तो खाली ग्लास देता नहीं। मगर सामान रखने में वो ग्लास जो थे वो अटैची में रख के बुक हो गए, वो हैंड बैगेज में थे ही नहीं। कोई बात नहीं साहब, फिर चेन्नई पहुंच गए। अब चेन्नई में आपको बताऊं, मैं एक बच्ची को हिंदी पढ़ाता हूं ऑनलाइन चेन्नई। इत्तेफाकन मैंने उसको बता दिया, तो मैंने उसको यूं ही बातों बातों में बता दिया था कि मैं चेन्नई पहुंच रहा हूं। बस आप विश्वास करिए, वो न मालूम कितनी दूर यात्रा करके चेन्नई एयरपोर्ट पर हमसे मिलने के लिए आई। तो उससे मिलकर लगा कि वास्तव में जो संबंध हम लोग कहते हैं ना साहब कि ये फेसबुकी संबंध या इंटरनेटी संबंध जो हैं ये ज्यादा स्थायी नहीं होते, परंतु कुछ संबंध न मालूम क्यों ऐसा लगता है कि जैसे वर्षों से चले आ रहे हो। तो उससे मिलने पर ऐसा लगा नहीं कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। बहुत अच्छा सद्व्यवहार, पूर्ण व्यवहार। और फिर एयरपोर्ट में हम लोग 1-2 मित्र और भी आ रहे थे, मुलाकात हुई।
उस बच्ची को हम लोगों ने मेट्रो स्टेशन तक विदा किया और एयरपोर्ट पर ही हमारे एक मित्र ने हम लोग के लिए एक वाहन का इंतजाम कर दिया था। तो साहब उस वाहन को 4 दिन हमारे साथ ही रहना था। हम लोग साहब सवारी लेकर के चल दिए और रास्ते में अब पहली बार हम लोगों को भाषा की समस्या का थोड़ा सामना करना पड़ा, क्योंकि उन सज्जन को अंग्रेजी तो आती थी मगर थोड़ी टूटी फूटी, और अंग्रेजी बोलना तो उनकी भाषा तो हम समझ ले रहे थे, चाहे वो जितनी भी टूटी फूटी बोलते, हम अपनी भाषा उनको समझा नहीं पा रहे थे। तो थोड़ी कठिनाई अवश्य हुई, परंतु उसका नतीजा ये हुआ कि हम लोग जब एयरपोर्ट से तकरीबन 12-1 बजे चले होंगे, 1 बजे के बाद चले होंगे, तो हमने उनसे कहा कि किसी ऐसी जगह रुकिएगा जहां पर कि हमको खाना और चाय दोनों ही मिल सके। परंतु उन्होंने मद्रास शहर से यानी चेन्नई शहर से बाहर निकलने के साथ में एक ऐसे स्थान पर रोका जहां पर चाय मिल सकती थी और कुछ खाने को नहीं। खैर हम लोग वहां पर रुक गए। अब आप देखिए वहां चाय की दुकान पर, आपको एक बात और बताएं, चेन्नई में बहुत सी सेवाएं, ये जो बेसिकली सर्विस इंडस्ट्री है, इसमें बहुत जगहों पर महिलाओं को मैंने काम करते हुए देखा, जो कि हमारे जैसे उत्तर भारतीय के लिए तो ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक विषय था। मगर खैर चाय की दुकान पे चाय देने वाली महिला थी, उन्होंने जब हम लोग को चाय दी तो चाय के साथ में एक इतनी अच्छी मुस्कुराहट थी कि उस चाय को लेना ही लगा कि वो अपना कोई काम नहीं कर रही हैं, बल्कि किसी मेहमान को चाय प्रस्तुत कर रही हैं। शायद मेहमान को भी हम लोग कभी कभार तो इतने मुस्कुराहट के साथ चाय नहीं देते हैं। हमारी पत्नी ने उनके साथ में तुरंत मित्रता कर ली, उनका नाम पता पूछ लिया, और जैसा कि हम लोग शायद अपने मार्केटिंग के कोर्स में अक्सर बताते भी हैं कि जब कोई कस्टमर आपका नाम पूछे तो इसका मतलब कि वो रिटर्न कस्टमर हो सकता है और वो आपकी सर्विसेज से खुश है, ये एक इंडिकेटर होता है। तो खैर साहब इन्होंने पूछा, मुझको यकीन था कि ये वापस तो हम लोग वहां नहीं जाने वाले हैं, तो इसलिए जो मार्केटिंग में ये बात बताई गई थी कि रिटर्न कस्टमर होगा, वो तो नहीं सत्य थी, मगर हाँ अच्छी कस्टमर सर्विस डेफिनेटली थी। और साहब वहीं पर एक छोटी सी दुर्घटना भी हो गई। हमारी पत्नी कार में चढ़ते समय फिसल कर गिर गई। ईश्वर की कृपा से उस वक्त तो कोई चोट नहीं महसूस हुई। हालांकि आज बता सकता हूं कि 5-6 दिन के बाद उनको थोड़ी बहुत तकलीफ तो है, मगर वो जब उसको हमने अस्पताल वगैरह में दिखा लिया, एक्सरे करा लिया है, कोई चोट ऐसी नहीं है। डॉक्टर ने बोला है मस्कुलर चोट है। उसके बाद साहब हम लोग पांडिचेरी पहुंच गए और बहुत ही सुंदर रास्ता, हरियाली हर तरफ। खासतौर से मुझे लगता है ना कि बरसात के मौसम के बाद आप यदि यात्रा करें ना तो वास्तव में हमारी धरा शस्य श्यामला ही नजर आती है। और ये जो हमारे झंडे का हरा रंग है, ये वास्तव में हमारी हरियाली को ही द्योतक है। ये हमको दिखाता है कि हमारे देश में कितनी हरियाली है। अब साहब पांडिचेरी में जहां हमारे रहने की जगह थी, हम लोगों को पता तो था कि ये जगह ऑलमोस्ट केंद्रीय है, मगर इतनी केंद्रीय है वो वहां जाकर पता चला कि जब हमने पूछा कि साहब वो अरविंदो आश्रम कितनी दूर है, उन्होंने कहा 300 मीटर, फलाना मंदिर कितनी दूर है 200 मीटर, बीच कितनी दूर है 400 मीटर, यानी कि वहां से हर चीज सच पूछिए तो थोड़े मजबूत आदमी के स्टोन्स थ्रो पर थी। वो शाम होटल में ही गुजारी गई। अगले दिन सुबह से यात्रा शुरू हुई। हम सब गए सबसे पहले ऑरोविल नाम की जगह पर। ऑरोविल जहां पर श्री अरबिंदो ने अपना आश्रम बनाया था और वहां पर ध्यान वगैरह के लिए स्थान है। तो ऑरोविल एक्चुअली एक विस्तृत स्थान है, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा आपको। चूंकि हम लोगों ने उसके बारे में थोड़ी जानकारी एकत्र की तो सोचता हूं आपको साथ में उसको अवश्य साझा करूं। ऑरोविल में कुल 18,000 लोग परमानेंट निवासी हैं और बाकी लोग आते जाते रहते हैं। जो दिन में वहां जाते हैं घूमने के लिए लोग, उनको डे रेजिडेंट कहा जाता है। ऑरोविल में 80 गेस्ट हाउस हैं
300 रुपए प्रति व्यक्ति की डॉर्मेट्री से लेकर के 6,500 रुपए तक के कमरे अवेलेबल हैं। अगर आप वहां रहना चाहें तो आपको वहां पर बुकिंग मिल सकती है, उनका वेबसाइट है वहां से। और हम लोगों को एक गेस्ट हाउस देखने का भी अवसर मिला, हमने जाकर देखा। उसके कमरे के अंदर तो नहीं झांक पाए, मगर हाँ गेस्ट हाउस देखने का अवसर मिला। अच्छी खासी जगह और ज्यादा महंगी भी नहीं। और पूरा ऑरोविल 3000 एकड़ में फैली हुई मैन मेड फॉरेस्ट है। मैन मेड फॉरेस्ट इसलिए क्योंकि वो जंगल तो वहां नहीं था, उन्होंने पौधे उगा के उसको जंगल बना लिया है। वहां पर मोर, जंगली सुअर, सियार इत्यादि छोटे जानवर हैं। बड़े जानवर और पक्षी वहां पर नहीं है। उसके बाद साहब हमने वहां पर देखा, उन्होंने बताया कि यहां पर यदि आप रहना चाहें तो आप यहां रह सकते हैं और 3 महीने के लिए, मगर आपको सोशल सर्विस करनी पड़ेगी, यानी कि सर्विस टू द कम्युनिटी। अच्छा, दूसरी बात, ऑरोविल में करेंसी नहीं चलती, वहां पर ऑरो कार्ड्स चलते हैं। ऑरो कार्ड का मतलब यदि आप वहां रहने जा रहे हैं तो आपको ऑरो कार्ड्स खरीदने, लोड करवाने पड़ेंगे, जो उनके बैंकिंग सिस्टम है उससे। और उसके बाद आप जो भी खर्चा करेंगे वो उस ऑरो कार्ड से। अब आप सोचेंगे कि वहां पर खर्चा क्या है। खर्चा यह है कि साहब जो वहां रहने आ रहे हैं लोग बाग, उनको खाना बाकी कुछ छोटा मोटा सामान खरीदने के लिए वहां पर। ऑरोविल में ही छोटी मोटी इंडस्ट्री भी है। हमको बताया गया कि साहब यहां पर एक इंडस्ट्री है जो सी एल्गी, स्पिरुलिना करके कोई चीज है साहब, वो बनाते हैं। तो साहब उसका हम लोगों ने देखा वहां पर। कुछ और भी उनके छोटे मोटे सामान थे, वो भी देखे। अब मगर सबसे बड़ी बात क्या है कि वहां पर एक सेंटर है, यानी अगर आप ऑरोविल देखेंगे अपने विकिपीडिया पर या कहीं पर ढूंढेंगे उसको, तो आपको एक बड़ा सा गोला कांच का वो दिखाई पड़ेगा। उसके अंदर जाना हम जैसे डे विजिटर्स के लिए अलाउड नहीं था। उसमें जाने के लिए 3 दिन की वेटिंग लिस्ट है, यानी आप वहां पर 3 दिन रहेंगे तभी आप वहां जा सकते हैं। तो साहब हम लोग उसको नहीं देख पाए। मगर हाँ एक बात और पता चली कि हमने पूछा कि अगर हम यहाँ परमानेंट रेजिडेंट बनना चाहें तो क्या करना होगा। उन्होंने कहा साहब उसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और फिर 18 महीने तक वहां पर कम से कम आपको सेवा करनी पड़ेगी। सेवा मतलब सर्विसेज देनी पड़ेंगी, फ्री में नहीं, उसके लिए यू विल गेट पेड। और शायद कुछ 15-18 हजार रुपए महीना आपको वहां पर मिलेगा। और एज बार नहीं है, यानी कि आप किसी भी उम्र में वहां पर कोई भी सर्विस कर सकते हैं। आपको कोई बंधन नहीं है कि आप क्या सर्विस करेंगे, बट सैलरी सबकी बराबर है। चाहे आप स्कूल में पढ़ाने का काम करें, चाहे तो चौकीदार का काम करें, या ट्रक मतलब जो वहां पे व्हीकल है उसके ड्राइवर का काम करें, वेतन सबका बराबर है। तो साहब ऑरोविल की यात्रा की 1 दिन लगभग उसमें लगा और हमें लगा कि एक बहुत ही अच्छा शांत वातावरण वहां पर। परंतु हम 4 मित्र गए थे, हम लोगों को ये थोड़ा कठिनाई लगी कि भाई हमारे जैसे दुनियादार लोगों के लिए वो जगह पर रहना थोड़ा सा कठिन है। मैं हमारे जैसे कह रहा हूं तो इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि मेरे लिए कठिन है, क्योंकि मुझे लोगों से बात किए बगैर, वो भी परिचित लोग हों तो उनसे बात किए बगैर रहना बड़ा मुश्किल लगता है। मगर खैर जीवन है, ऐसे अवसर आ भी सकते हैं। मगर अपनी पसंद से ऐसे सुनसान बियाबान जगह में जाना मुझे जम नहीं रहा था। कैसा तो हमने ऑरोविल देखा। उसके बाद फिर हमने पौंडीचेरी में अरबिंदो आश्रम देखा। अरबिंदो आश्रम में अच्छा है, समाधि है। और एक वहां पर विचित्र नियम, वो है कि आपका फोन बंद होना चाहिए। तो आप अंदर घुसेंगे और एक आदमी आपका फोन बाकायदा अपने हाथ में लेकर चेक करेगा कि आपका फोन बंद है या नहीं। उसके बाद आप उसी अरबिंदो आश्रम में समाधि के बाद एक जगह जाएंगे तो वहां पर मुझे कोई ऐसा स्थान नहीं दिखाई पड़ा जहां पर कि आप मेडिटेशन कर सके। हालांकि ये लिखा हुआ है कि समाधि के पास मेडिटेशन मना है,
तो कहां पर मेडिटेशन अलाउड है इसका कोई इंडिकेशन है नहीं। हाँ, वहां पर औरबिंदो साहित्य उपलब्ध है, अच्छी बड़ी दुकान है, काफी अच्छा साहित्य उपलब्ध है। मगर वहां जब आप भुगतान करेंगे तो यूपीआई से भुगतान करने के लिए आपको अपना फोन चालू करना पड़ता है। तो पता नहीं, मुझे लगा कि यह बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है कि बाहर फोन बंद करवा रहे हैं, अंदर आकर फोन चालू करना पड़ता है। शायद कहा जा सकता था कि आप बात नहीं करेंगे, तो उसको तो इम्प्लीमेंट करना ठीक था, परंतु ये थोड़ा हास्यास्पद था। खैर, उसके बाद साहब हमने पौंडीचेरी की कुछ बीचेस को देखा। तो हम यही कह सकते हैं कि पौंडीचेरी की बीचेस में नथिंग टू राइट होम अबाउट, कुछ ऐसा खास तो नहीं है। लाइट हाउस है वहां पर, वो देख सकते हैं, मगर बीचेस ऐसी नहीं है कि आप उनमें जाकर समुद्र में खिलवाड़ कर सकें। देख सकते हैं बीचेस के किनारे वॉक करने की जगह है, वहां पर वॉक कर सकते हैं। और इससे अधिक कुछ मुझे वहां पे एक आध मंदिर हैं, कुछ उनको देख सकते हैं। उसके बाद वहां पर एक दूसरी जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगी, हम चिदम्बरम मंदिर में गए। यह पौंडीचेरी से लगभग 2 घंटे की दूरी पर। वहां पर मंदिर बहुत ही विशाल, और चिदम्बरम नटराज का नाम चूंकि बहुत सुना था, तो इसलिए वो मंदिर देखने की इच्छा थी। विशाल मंदिर, चलते चलते थकान हो गई। यही कह सकते हैं साहब, बुढ़ापे में थकान हो जाना तो बहुत स्वाभाविक सी बात है। गर्मी थी तो फर्श पर नंगे पांव चलने में हमारे ग्रुप के कुछ लोगों के पैरों में छाले भी पड़े। चिदम्बरम से लौटते समय हम एक मैंग्रोव है फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, वहां गए। वहां पर साहब एक बहुत ही अच्छा सिस्टम था कि वहां पर आप नाव में जा सकते थे, मोटर बोट, 40 मिनट की मोटर बोट यात्रा। तो हम तो साहब अपनी जिंदगी में पहली बार मैंग्रोव्स में इतने करीब गए, उन पौधों के पास, और मोटर बोट में घूमने का अवसर मिला। दैट वाज ए वेरी नाइस एक्सपीरियंस। हाँ, ये बात अलबत्ता थी कि जो नाव चलाने वाला था उसने, ये सब तमिलनाडु टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का था, मगर नाव वाला ऑफर कर रहा था कि आप कुछ पैसे और दीजिए तो मैं आपको मैंग्रोव के अंदर ले चलूंगा जहां पर फिल्म की शूटिंग होती। खैर साहब, चूंकि हमें तमिल फिल्मों का कोई ज्यादा ज्ञान नहीं था, और यदि कमल हासन ने वहां शूटिंग की भी थी दशावतार की, तो मुझे पता नहीं। खैर साहब, वो देखा गया। तो हमारे जो पौंडीचेरी के यादगार अनुभव हैं उनमें से एक ये भी है। अब आपको बताएं, उसके बाद हम लोग वहां से वापस चले तो हमारी वापसी की यात्रा में, हवाई यात्रा में चेन्नई से हमारी मुलाकात हुई एक लड़की से, जो मैं भूल गया साहब, उसको शायद क्वालिटी एनालिस्ट या समथिंग ऐसा कुछ उसका डेजिग्नेशन था। तो जब उससे बात हुई तो पता चला कि वो इतनी अनएज्यूमिंग, ऐसा नहीं लग रहा था उसको देखकर कि वो इतनी ज्ञानवान होगी। बस बात शुरू हुई थी एक पुस्तक से, चूंकि उसकी सीट हमारे बगल में थी, तो उसके हाथ में एक पुस्तक थी, वो आमिश की, शिवा की जो 3 पुस्तकें हैं उनमें से एक पुस्तक थी। तो मैंने उससे यूं ही पूछ लिया कि आपने ये तीनों पुस्तकें ली हैं या आप पहली किताब अभी पढ़ रही हैं, क्योंकि वो पहली पुस्तक थी उस ट्रिलॉजी की। तो सब उसने बताया कि नहीं, ये मैं पहली पुस्तक पढ़ रही हूं किसी के रिकमेंडेशन पर। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। बात शुरू हो गई। मुझे उस लड़की ने बताया कि उसको 4 भाषाएं आती, जिसमें से हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, तमिल, ये तो हिंदुस्तानी, 2 विदेशी भाषाएं आती, कोरियन और फ्रेंच। मेरा सवाल उससे ये था कि तुमको एक भाषा से दूसरी भाषा में शिफ्ट करने में दिक्कत नहीं होती? जैसे मैं आपको अपने बारे में बता सकता हूं, मुझे पोर्चुगीज भाषा के कुछ शब्द आते हैं, मगर अगर मैं पोर्चुगीज भाषा के शब्दों का इस्तेमाल करता हूं तो मुझे उस वक्त उसका समकक्ष हिंदी, अंग्रेजी समझने में दिक्कत हो जाती।
याद नहीं आता। तो उसने कहा नहीं साहब हो जाता है। तो मैं आपसे कह रहा था ना कि यात्रा के दौरान अजब अजब तरह के सोल्स, अजब तरह के व्यक्ति, आत्माएं आपको मिलती हैं। तो साहब ये भी एक ऐसी आत्मा थी। क्या? तो मैं आज की बात यहीं समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि ये 5 दिन की यात्रा बहुत ही मतलब मनोरंजक थी और बहुत ही यूं कहूं कि घर में बैठे रहने वाले व्यक्ति के लिए एकाएक दिन भर के 10-12 हजार कदम चलना, वो भी धूप में, वो भी मौके बेमौके, और बार बार बैठना उठना, ये सब थोड़ा शरीर को तो ज्यादा था ना हमारे लिए। और आप समझ सकते हैं साहब, मोटे ताजे शरीर के लिए बड़ा कष्टदायक है। तो खैर साहब, तो इसलिए आज की बात मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। और चूंकि आज के बातों को करने के लिए मेरे पास समय थोड़ा सा कम था, तो मैं आज की बात में आपको गाने के बारे में बात नहीं कर पाऊंगा। तो इसके साथ ही आपसे विदा लेता हूं। आपने अपना समय दिया, उसके लिए आपका आभारी हूं और धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। अगले हफ्ते इन सब कमियों को पूरा करने का प्रयास करूंगा। प्रयास नहीं साहब, वादा करता हूं, अगले हफ्ते पूरा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। एक राह